हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो पर। आज हम अपने DSSB जो हमारी मंजिल है उसके पहुंचने की तरफ हम अपना आज एक पहला कदम जो है बढ़ाने जा रहे हैं, और वो पहला कदम है एटम के रूप में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, और मैंने आपको बता ही दिया कि हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी, मतलब जो डिस्कवरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी पेपर में आते हैं, यानी कि लेवल बहुत ईजी होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं लेकिन लेवल इजी भी होता है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एटम्स के अंदर जब मैं हिस्टोरिकल पॉइंट की बात करता हूँ, सबसे पहले आपके सामने है कि फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, ये आपने पढ़ा हुआ है जे थॉमसन, लेकिन आपको याद करने की जरूरत है 1898 में जे थॉमसन ने इस मॉडल की जो है खोज की थी। और ये एटम कैसा है? वाटरमेलन की तरह है, तरबूज की तरह, जिसमें पॉजिटिव चार्ज रेड कलर का पार्ट है और जो बीज होते हैं वाटरमेलन के वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, ऐसा उसमें कहा गया था। हालांकि ये मॉडल सही साबित नहीं हुआ। प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम, ये भी इसका दूसरा नाम है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं जे बाल्मर, 1885 में उन्होंने एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में आपको बताऊंगा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किस तरह से उसको तैयार किया जाता है, वाई इज द नेम इज एम्पेरिकल, उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ग्रुप ऑफ लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, बाल्मर के नाम से ही, क्योंकि सबसे पहले जो खोज करता थे हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन जैसे जो एटम्स थे, ठीक, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जिस तरह से वो स्पेक्ट्रल सीरीज निकालते हैं, रेडिएशंस निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो वो खोज की थी जे बाल्मर ने। ई रदरफोर्ड ने 1906 में अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का प्रपोजल दिया। ये एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था। और 1911 में गीगर एंड ई मर्सडन, जो रदरफोर्ड के रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट थे, जी हाँ रिसर्च स्कॉलर थे, उन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। बल्कि ई मर्सडन तो 20 साल की उम्र थी उनकी, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं ली थी, तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और इस मॉडल ऑफ एटम को जो उन्होंने खोज किया उसे रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, और दूसरा नाम उसका न्यूक्लियाई मॉडल ऑफ एटम भी है। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल बेस्ड है, इसलिए हमें हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। ओके जी बच्चों, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे। और जैसा कि मैंने अभी आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में बताया था कि जो गीगर और मर्सडन हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने तो प्रपोजल दिया था और उनके रिसर्च स्कॉलर ने उसे परफॉर्म किया था। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसका डायग्राम आपके सामने है ये वाला। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम बल्कि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल एनालिसिस है इस जो एक्सपेरिमेंट है उससे जो रिजल्ट उसका मिला। तो चलिए हर एक चीज़ को आराम से समझते हैं। सबसे पहले ये सोर्स आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ सभी लोग यहाँ से देखिए, ये सोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, बीटा गामा ये सब पार्टिकल्स निकलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना चार, ये लेड ब्रिक्स होती हैं। एक्चुअल में लेड ब्रिक्स इसलिए लगाई जाती है ताकि वो जो रेडिएशन है उसका फैलाव ना हो आसपास, और ताकि जब एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो ये बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस में से ये रेडिएशन निकलेगी यहाँ से, बाकी ये एब्जॉर्ब कर लेगा लेड जो है। फिर उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल जो है, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है 5.5 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। और ये एनर्जी ऐसे नहीं आई, बल्कि एक्सेलरेटर होते हैं जो पार्टिकल्स को, इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स को जो है एक्सेलरेट करने के काम आते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को ध्यान हो, साइक्लोट्रॉन क्या करता है? साइक्लोट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, तो वो एक्सेलरेटर हुआ, ठीक है जी। उसके बाद ये जो आप पतली सी एक लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन गोल्ड फॉयल है, जी हाँ याद आया गोल्ड से। गोल्ड पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गोल्ड फॉयल का पहले तो एटॉमिक नंबर तो सबको पता है कि 79 होता है। दूसरी बात, गोल्ड फॉयल के 32 आइसोटोप्स हैं। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है DSSB में कि गोल्ड के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो 32 आइसोटोप्स होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर ये गोल्ड फॉयल इतनी पतली है, मतलब इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप 2 × 10⁻⁻7 मीटर।
ये गोल्ड फॉयल से ये अल्फा बीम जो है टकराई, इसके अंदर से पास हुई, और जो ये आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये लाइन ऑफ आप कह सकते हो लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ डायरेक्शन है अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, अल्फा पार्टिकल किस तरह से स्कैटर्ड हुआ, ये एंगल थीटा है, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। वर्ड या क्या यूज किया मैंने, स्कैटरिंग। जी हाँ, स्कैटरिंग आप सब जानते हैं। स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है, स्कैटरिंग का मीनिंग होता है कि एक पार्टिकल का, एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे से टकराना। इज दैट क्लियर? तो टकराने से फैल जाना, टकराते ही फैल जाना, तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। टकराने से पाथ चेंज होना, उसे स्कैटरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है, और अल्फा पार्टिकल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम 2 पॉजिटिव, जी ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन। तो यानी कि अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं बल्कि हीलियम आयन होते हैं, नंबर 1 बात। और इनका जो चार्ज है वो +2e है, और जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन कह लो, या मास ऑफ न्यूट्रॉन आप कह सकते हो। न्यूमेरिकल में ये काम आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में तो बल्कि आपने ये क्वेश्चन किए भी होंगे, और हम उनको आगे रिवाइज भी करेंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल जब इस गोल्ड फॉयल से टकराएगा, तो गोल्ड फॉयल के टकराने से, अब आप आगे देखिए, ये क्या लगाया गया है, ये एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, और यहाँ से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो सीधे निकल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है स्मॉल एंगल्स अल्फा पार्टिकल्स। यही उस एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट था, कंक्लूजन था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल रहे थे। इससे क्या पता लगता है, इससे पता ये लगता है कि जो ये गोल्ड फॉयल है, इसके जो गोल्ड के एटम हैं, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना, और एटम का मोस्टली पार्ट खाली है। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा, आप लोग पढ़ चुके हो, मैं तो सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटल पार्ट बता रहा हूँ, वही आपको रिवाइज करने की यहाँ पे जरूरत है। थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एंगल मैंने आपको अभी बताया कि ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन गोल्ड फॉयल से निकलने के बाद पाथ ये हो गया, कुछ का पाथ ये हो गया, ठीक है। और कुछ में देखो 8000 के अंदर एक अल्फा पार्टिकल, 1 in 8000 का मतलब क्या हुआ, हर 8000 अल्फा पार्टिकल में सिर्फ एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो इस ऑब्ट्यूस एंगल के साथ बैकवर्ड स्कैटरिंग को फॉलो करेगा। यानी कि बैकवर्ड स्कैटरिंग के साथ वो अल्फा पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा होगा। और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये बहुत सारे एरोज का मतलब है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, जो ये इंडिकेट करते हैं कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है। चलिए उसके बाद ये क्या है आपके पास, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है डिटेक्टर। डिटेक्टर किस रूप में, माइक्रोस्कोप के रूप में। और जो ये स्क्रीन है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, माइक्रोस्कोप, डिटेक्टर, डिटेक्ट करना, डिटेक्टर मतलब डिटेक्ट करना। क्या होता है जब ये अल्फा पार्टिकल इस तरह की स्क्रीन से टकराते हैं ना, तो फ्लैश लाइट, जैसे फ्लैश लाइट होती है ना, कैसे बताऊं आपको, रात के टाइम जैसे हम लोग जाते हैं कहीं, तो व्हीकल के पीछे रेड कलर का स्ट्रिप लगा होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो एकदम से ग्लो करता है, ठीक है। उसे बोलते हैं एकदम से, वैसे तो फिजिक्स की भाषा में उसे कहते हैं फ्लोरोसेंस। सुन लीजिएगा ध्यान से, क्या बोला मैंने, फ्लोरोसेंस है, आप ल्यूमिनोसेंस भी समझते हैं, ठीक है। मतलब किसी ऐसे सरफेस पर लाइट पड़ना और फिर वहाँ से उसका ग्लो करना। तो कुल मिलाकर के सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स आए, अल्फा बीम्स आई, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ गोल्ड फॉयल से टकराई, और ये एक्सपेरिमेंटल का पार्ट था। हर 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड स्कैटरिंग के साथ जा रहा था, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। तो ये कुल मिलाकर के आपने देखा कि कंक्लूजन क्या निकलता है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने प्रपोजल दिया था और उनके रिसर्च स्कॉलर ने उसको ऑब्जर्व किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसको ग्राफिकली आप देखिए, ग्राफिकल एनालिसिस कैसे किया गया उसका। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिटेक्टेड, यानी कि इस डिटेक्टर से जो अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हुए वो, और ये स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल डिग्री में है 20, 40, 60, 80, 100, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनकी संख्या, इनका नंबर 10 की पावर में है, 10, 100, 1000, 10 to the power 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से।
तो आप थोड़ा सोच के देखिए, अभी इस बात को जो रिजल्ट यहाँ से था उसको यहाँ पर आप कंक्लूड करके देखिए कि क्या निकल के आएगा कि बहुत सारा स्पेस खाली है, इसीलिए 0 से 20 के बीच में जो ये स्कैटरिंग एंगल है, आप देख सकते हैं 10 की पावर 7 करीब करीब 100 मिलियन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 100 मिलियन के करीब अल्फा पार्टिकल 20 डिग्री से भी कम एंगल से निकल गए। यानी कि जो आपको नहीं दिख रहे, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये उन्हीं अल्फा पार्टिकल्स में से हैं। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ा वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुए। इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे, आप देख सकते हैं 140, 160, 180 की रेंज में, ये 10 और 100 के बीच में है, 10 और 100 के बीच में है, आप देख सकते हैं। तो कितने कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स लाखों करोड़ों में रह गए। लाखों करोड़ों की बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है, ठीक है, मिलियंस बिलियंस की बात हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल कितने कम एंगल से स्कैटर हुए होंगे, जिनका एंगल 140 या 160 या 180 रहा होगा। इज दैट क्लियर? और आपको एक बात और बता दूं, 180 से होता है, उसे पता है क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। न्यूक्लियस सामने है, ठीक है, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस सामने है, ये अल्फा पार्टिकल गया बिल्कुल सामने टकराया और बिल्कुल वापस यहाँ से। इज दैट क्लियर? और इसके ऊपर एक पैरामीटर भी बनता है, एक टॉपिक भी बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और उसका एंगल कितना हो गया, कितना एंगल से हो गया, ये न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल, ये टकराया और ये वापस, तो ये क्या हुआ, 180 डिग्री से वापस आ गया। इज दैट क्लियर? एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है गोल्ड का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो गोल्ड न्यूक्लियस है, मैं अब आपके सामने इसकी पिक्चर रख रहा हूँ। सपोज कीजिए कि गोल्ड न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है +Ze, हालांकि एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो जो टोटल चार्ज हो गया वो +Ze। यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया, इसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2e ही होता है। एक हाथों हाथ एक क्वांटिटी आपको बता देता हूँ, ये आया काइनेटिक एनर्जी k के साथ। जैसे जैसे ये इस न्यूक्लियस के नज़दीक पहुँचेगा, क्योंकि ये तो +2e है और इसके ऊपर चार्ज तो 79e के इक्वल है, तो आप जानते हैं कि इसका फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। आई मीन टू से कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी है, वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे नज़दीक जाते जाते अल्फा पार्टिकल की कम हो जाएगी और एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहाँ पर जाकर के वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा, क्योंकि ये अल्फा जा रहा है किसके पास, न्यूक्लियस के पास, गोल्ड के एटम के पास। तो ऐसे में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड के एटम के फील्ड में आ गया। फील्ड में आने से क्या हुआ, और आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 by R। तो यहाँ पे Q1 कौन है, अल्फा पार्टिकल, Q2 कौन है, गोल्ड एटम का न्यूक्लियस। तो K Ze 2e और डिवाइड बाय R, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से K Ze² डिवाइड बाय R के इक्वल है। और मैं अब आपको बता दूं, ये जो R है जहां पर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, या फिर आप यूं कहें कि अल्फा पार्टिकल जितना नज़दीक न्यूक्लियस के जा सकता था उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जी हाँ, जितना नज़दीक, जितना अप्रोच अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को कर सकता था वो आपके सामने है। और यहाँ से R की वैल्यू अगर आप निकालें तो R वहाँ, K यहाँ, Z2 कैसा 2 भी आएगा भैया, 2 × Z 2KZe²। तो R = 2KZe² डिवाइड बाय K। तो ये हो गया R आपके सामने हाथों हाथ। एक कॉन्सेप्ट और आपके सामने आ गया,
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको नोट कर लेना। ठीक है, आइए मैं उस फॉर्मूले पर आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। ओके, अब आप देखिए, इसी एक्सपेरिमेंट में आप देख लीजिए अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये अल्फा पार्टिकल जब इस गोल्ड फॉइल के अंदर गया तो इसके गोल्ड के एटम से जब ये टकराया तो वो गोल्ड एटम से कितना दूर तक जाकर के उससे टकरा सका, गोल्ड एटम के न्यूक्लियस से। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो कितना वो टकराएगा, क्या फिजिकल कांटेक्ट होगा? पहले इसका जवाब दे देता हूं, नहीं। कभी भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम के न्यूक्लियस से टकराता नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। रिपल्शन गोल्ड का बहुत ज़्यादा है, अल्फा का बहुत कम है, तो टकराने की भी जरूरत नहीं होगी, दूर से इसको भगा देगा वो। गेट आउट, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, और आ भी नहीं सकते तुम। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, सपोज कीजिए अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप इसको कन्वर्ट कीजिए जूल में, तो 5.5 इंटू 10 की पावर 6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो कितना बन गया, 16 को 55 से किया, 16 5 80, 16 5 80, 880, तो 8.8 इंटू 10⁻⁻13 जूल ये आ गया। अब आपको पता लग जाएगा इस फॉर्मूले से कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आएगा, R इक्वल टू 2kZe²/k, यानी कि अच्छा ये स्मॉल k है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और एक कैपिटल K काइनेटिक एनर्जी है। तो 2 और स्मॉल k की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जानते हो, इट्स नथिंग बट 9 इंटू 10⁻9। उसके बाद Z कितना, 79, E की वैल्यू कितनी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो चार्ज होता है, बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, और 1.6 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 2.56 आता है, तो 2.56 और -19 का मतलब -38, और डिवाइडेड बाय k यानी कि 8.8 इंटू 10⁻⁻13। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं 2 की पावर को अरेंज कर लेता हूँ, ये 4.4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद -38 और 9 कितना हो गया, -29, -29 और ये +13 कितना हो गया, 10⁻⁻, -29 और +13 कितना हो गया, -16 हो गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा +13 हो जाएगा, तो यहाँ रह गया 9, ये रह गया 79, तो 9 इंटू 79 इंटू 2.56 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4.4। तो करीब करीब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आइए देखते हैं। देखिए 2.56 है आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कितना इसका आंसर आता है। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। तो जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था, और आपने कमेंट सेक्शन में अगर देखा भी होगा, अगर आपने उसको ट्राई किया हो, तो उसका आंसर है 41.3 फर्मी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है रहेगा अल्फा पार्टिकल का, तो उसका आंसर ये है। अब मैंने ये लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस 6 फर्मी। जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मतलब जो गोल्ड का जो एटम है, तो जो गोल्ड एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो डायमीटर का जो साइज रहता है वो 6 फर्मी है। और जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलता हुआ गोल्ड के फॉयल के साथ टकराया, तो गोल्ड फॉयल में जो गोल्ड एटम है, तो आप देख सकते हैं, ये डायग्राम भी देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल हैं जो बिल्कुल जो 1 नंबर पे है, तो वो जब गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ टकराता है तो वो बिल्कुल उसके फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आता। और ये न्यूमेरिकल करके भी आपने देख लिया होगा कि जो डिस्टेंस है 41.3 फर्मी है, मतलब अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस से 41.3 फर्मी की जो डिस्टेंस है उतना दूर तक ही जा सका। यानी कि गोल्ड के न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के जो बीच का डिस्टेंस है, जहाँ तक अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर सका, वो है 41.3 फर्मी।
गोल्ड के एटम से, गोल्ड के न्यूक्लियस से दूर रहते हुए। इज दैट क्लियर? तो ये बात प्रूफ करने के लिए भी साबित, मतलब प्रूफ ही है एक तरीके से कि गोल्ड के एटम को, गोल्ड के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल टच नहीं करता, बल्कि दूर से ही वो रिपेल हो जाता है, दूर से ही उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। तो अब हम करेंगे अगला टॉपिक हमारा, और वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और पैरामीटर है तो हम कोई ना कोई क्वांटिटी यहाँ पर लेने जा रहे हैं। ये जो डायग्राम मैंने आप देख रहे हैं, मतलब ये तो इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है ही, और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में मैंने आपके सामने ये टारगेट न्यूक्लियस है, यानी कि अब मैं प्रॉपर गोल्ड के एटम की बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड के जो न्यूक्लियस की मैं बात करता हूँ। हो सकता है, देखिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल का यूज़ किया गया था। वैसे टारगेट न्यूक्लियस आपके पास गोल्ड भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, न्यूमेरिकल किसी भी तरह के न्यूक्लियस के ऊपर बन सकते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल है, वो अल्फा जो बीम्स हैं, आप देख रहे हैं बीम्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ए और बी, यानी कि जो 1 नंबर का, जो फर्स्ट नंबर का जो अल्फा पार्टिकल है, वो बिल्कुल सामने, उसके सामने, किसके, न्यूक्लियस के ठीक सामने जाके उससे टकराता है, और ये हो गया हेड ऑन कोलिजन। ठीक आमने सामने टकराने को हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। तो आप देख भी रहे होंगे कि वो जब वो टकराता है तो वो तुरंत वापस आ भी जाता है। इज दैट क्लियर? नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2, जो बाकी आप सेकंड को देख रहे हो, तो सेकंड का जो पार्टिकल है वो देखिए वो किस तरह से ज़्यादा बैंड हो जाता है, सेकंड अल्फा पार्टिकल। थर्ड है, उसका एंगल ऑफ जो स्कैटरिंग है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है। तो जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो 3 डैश का इस एंगल के साथ वो बैंड हो गया। फोर्थ ये, फिफ्थ ये, और जो 6th नंबर पे है वो देखिए वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया। मतलब इन 6 के 6 बीम्स में, 6 के 6 अल्फा पार्टिकल्स में, और ये जो ए और बी नीचे हैं, इसमें भी ये नीचे की तरफ दिखाया गया कि एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से टकराया तो वो ज़्यादा बैंड हो गया, और बी जो है वो जगह गया तो वो इस रास्ते से गया। इस डायग्राम से देखने पर आपको क्या समझ में आना चाहिए और क्या सीखना चाहिए, और वो यही सीखना चाहिए कि जो फर्स्ट नंबर का अल्फा पार्टिकल है, आप उसको एक रेफरेंस लाइन मान के चलिए, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक टारगेट के सामने है। उस रेफरेंस लाइन से जितना दूर आप जाएंगे, मतलब अल्फा बीम पूरी होती है, एक अल्फा पार्टिकल नहीं होता, बीम होती है, तो उसमें सेंटर वाली लाइन को एफ रेफरेंस लाइन मान के अगर आप उससे जितना दूर जाएंगे तो आप देखेंगे जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो उतना कम होता जा रहा है। यानी कि जो सेकंड नंबर का जो अल्फा पार्टिकल है उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा है, थर्ड का उससे कम है, फोर्थ का उससे कम है, फिफ्थ का उससे कम है, और सिक्स्थ में जो बहुत ज़्यादा दूर है तो वो बिल्कुल ना के बराबर ही है, मतलब वो स्कैटर कर ही नहीं रहा। अब इसके पीछे की रीज़न क्या है, कहानी क्या है, वो आपको सबको मालूम है। टारगेट न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, उसका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है बट वो कम है उससे, तो इसलिए रिपल्शन यहाँ पे हो रहा है। तो जितना ज़्यादा दूर तक आप जाएंगे टारगेट न्यूक्लियस से, उसका प्रभाव उतना अल्फा पार्टिकल पर कम होगा। तो गोल्ड न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो किसके ऊपर है, फर्स्ट के ऊपर, जहाँ वो ठीक अल्फा पार्टिकल आमने सामने बिल्कुल सामने से टकरा रहा है, दैट इज़ द हेड ऑन कोलिजन। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो अल्टीमेटली क्या है, इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स का जो ये हेड ऑन कोलिजन वाली लाइन है, रेफरेंस लाइन मानते हुए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि यहाँ दूर से इस डायग्राम को बना करके, ताकि जहाँ पर तब तक तो ये स्ट्रेट था, क्योंकि जब पास जाएगा तभी उसका जो पाथ है वो चेंज होगा। तो जो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है फर्स्ट वाले का, उसको रेफरेंस मानते हुए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जितने भी अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद हेड ऑन कोलिजन, उसको रेफरेंस लाइन मानते हुए, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, उसको इम्पैक्ट पैरामीटर कहा गया है। अब ये वेरिएबल ले लिया मैंने, फर्स्ट से फोर्थ, 1 से 2 देखेंगे, आप खुद देखिए कि ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। ये इम्पैक्ट का मतलब जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल जाएगा, तो जैसे ही न्यूक्लियस के फील्ड में पहुंचेगा तो कितना स्ट्रोंगली, कितना ज़्यादा एंगल से ये स्कैटर्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो जितना ज़्यादा हेड ऑन कोलिजन के ठीक नज़दीक वाला अल्फा पार्टिकल होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो बैंड ज़्यादा होगा। तो ऐसे में 3, 4, 5, 6 के बारे में आप देख सकते हैं। वैसे वैसे जैसे जैसे
डिस्टेंस ज़्यादा होगी रेफरेंस लाइन से, न्यूक्लियस का इम्पैक्ट उस अल्फा पार्टिकल पे उतना कम होगा। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपके सामने रखा है, B इम्पैक्ट पैरामीटर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर कोट थीटा बाय 2 डिवाइड बाय हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट में k, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर अल्फा पार्टिकल जितनी ज़्यादा एनर्जी का होगा वो न्यूक्लियस के उतना नज़दीक जा सकता है। फिजिकली तो कॉन्टैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो उतना नज़दीक जा सकता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसका उतना कम हो जाएगा, आप देख भी सकते हैं। और दूसरी बात, इम्पैक्ट पैरामीटर में देखिए, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है इम्पैक्ट उतना ही कम हो पाएगा। स्वाभाविक है, इम्पैक्ट इसीलिए कम हो पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस के अपोज करने के लिए, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि रिपेल कर रहा है, अगर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी और ज़्यादा होगी तो वो और ज़्यादा जाने की, नज़दीक जाने की कोशिश करेगा, किसके, न्यूक्लियस के पास। इज़ दैट क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसके ऊपर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं वो भी देखेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो करीब करीब 6 फर्मी रहता है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के डायमीटर से, गोल्ड न्यूक्लियस के डायमीटर से। इसीलिए ये भी समझ में आता है कि वो उसको फिजिकली टच नहीं करता। दूसरी बात, आपके सामने फॉर्मूला है इम्पैक्ट पैरामीटर से। देखिए कैसे कैसे आ सकता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा हो, क्योंकि उस एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का दायरा उतना ही ज़्यादा हो रहा है, इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा उसका होगा, ज़्यादा एरिया में होगा। अब बात आती है थीटा की, कोट थीटा बाय 2, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए टेंजेंट में अगर आप जाते हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा टेंजेंट में वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सपोज कीजिए कि अगर आपको मैं कहूँ कि टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो टेंजेंट 0 0 होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं टेंजेंट 0 डिग्री 0, आप बात करिए टेंजेंट 45 डिग्री की तो वो 1 बढ़ रहा है वैल्यू। आप टेंजेंट 60 डिग्री की बात कीजिए तो वो कितना, √3 होता है, ठीक है। और जब आप टेंजेंट 90 की बात करेंगे तो वो कितना होता है, टेंजेंट 90 इनफाइनाइट होता है। तो आप सोच लीजिए कि कोट तो उसका रेसिप्रोकल है, तो कोट में शुरुआत मिनिमम एंगल की कहाँ से होगी, मिनिमम वैल्यू की शुरुआत कहाँ से होगी, 90 से। अगर 0 से 90 डिग्री का रेफरेंस आप लेके चल रहे हैं तो कोट 90 कितना होता है, कोट 90 0 होता है, कोट 45 1 होता है, और कोट 0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस फॉर्मूले में कोट थीटा है, तो जिससे ये साफ पता लगता है कि अगर थीटा बढ़ेगा, आप डायग्राम में भी देखिए और फॉर्मूले को भी वेरीफाई कीजिए, अगर थीटा बढ़ेगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बोलिए ना। अगर थीटा बढ़ेगा तो बी की वैल्यू क्या उतनी कम है, क्योंकि जितना नज़दीक पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ जाके टकराएगा उसका स्कैटरिंग एंगल उतना ही ज़्यादा है। तो यानी कि जो नज़दीक वाला अल्फा पार्टिकल है, यानी कि उसका रेफरेंस लाइन से इम्पैक्ट पैरामीटर उतना ही कम है, ठीक है। ये डिस्टेंस उतनी कम होगी, तो कम होगी तो इसका मतलब उसका स्कैटरिंग एंगल उतना ही ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन मान के आप ये स्कैटरिंग एंगल दिखा सकते हैं अलग अलग उसके लिए, ये थीटा इसके लिए, ये थीटा इसके लिए, और ये थीटा इसके लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू भी उतनी ही कम हो जाएगी, बिकॉज ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। चलिए आइए अब न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए कि सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है आपके सामने कि आपसे पूछा जाए कि जैसे गोल्ड वाला ही आप अगर आप एग्जांपल लेके चलें किसी भी अल्फा पार्टिकल के लिए, सपोज कीजिए कि गोल्ड न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 79 होता है, और एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कितनी है, 6 MeV है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है ये, दिस इज एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और ये जब गोल्ड न्यूक्लियस से टकराता है अल्फा पार्टिकल, तो इसका जो स्कैटरिंग एंगल है, मान लीजिए हम कहें कि वो स्कैटरिंग एंगल अगर मान लीजिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री यानी कि ज़्यादा एंगल हो जाता है, ज़्यादा एंगल से, तो उस केस में आपको इम्पैक्ट पैरामीटर निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस ही, डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि क्वांटिटी बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो DSSB में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं करता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक यहीं से शुरू होता है। आप
ज़्यादा लेवल पे मत जाइए, बस फॉर्मूले को पकड़ के रखिए और उसको अप्लाई करना सीख जाइए, बस रख दीजिए वहाँ पे वो वैल्यू रख दीजिए उसकी। तो b कितना आएगा, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, e की वैल्यू 1.6, तो 2. कितना हो गया 56 हो गया, इंटू में 10⁻⁻38 हो जाएगी, ठीक है। कोट θ/2 है, थीटा आपके पास 60 है, तो कोट 30 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और √3/2 जो इसकी वैल्यू रहती है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है उस हिसाब से। और उसके बाद नीचे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 6 MeV है, तो 6 × 10⁻6 और EV यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19। तो ये ठीक है, आपके पास जो भी आंसर आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा किसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है सिंपल इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर बेस्ड, ओके। अब क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका कंसेप्ट भी उससे क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो मान लीजिए स्कैटर्ड हुए, स्कैटर्ड एट 60 डिग्री, scattered at 60 डिग्री इज 100 पर मिनट। क्या मतलब 1 मिनट में 100 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री एंगल से स्कैटर्ड हुए, ठीक है, जब वो गोल्ड न्यूक्लियस से टकराए उस हिसाब से। एंड फिर क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वही वाली बात कर रहा है, 100 पर मिनट हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री पर मिनट इन 1 मिनट, यानी कि पर मिनट का मतलब उसी मिनट में आपको बताना है कि पर मिनट में। और मैं आपको पहले बता दूं ये गोल्ड फॉयल जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपके सामने एक फॉर्मूला मैं रख रहा हूं क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ही अलग आ गया। ये अभी इम्पैक्ट पैरामीटर वाली बात हो गई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात हो गई। ये क्वेश्चन क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल्स आते हैं गोल्ड फॉयल से टकराते हैं तो ऐसे में उस गोल्ड फॉयल के, उस गोल्ड के एटम के रेडियस के हिसाब से जो वो वॉल्यूम है जितना उसने कवर किया हुआ है उस वॉल्यूम के दायरे में कितने अल्फा पार्टिकल आए और वो स्कैटर्ड हुए। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस से जो टकरान, मतलब न्यूक्लियस के प्रभाव में जो अल्फा पार्टिकल है ना गोल्ड के, उसके प्रभाव में कितने अल्फा पार्टिकल जो हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो आपको निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एन का मतलब है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ साइन थीटा बाई 2। जी हाँ, 4th पावर यानी कि साइन जो फंक्शन है उसकी 4th पावर थीटा बाई 2। बस इस फॉर्मूले को, ये नया फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर स्कैटर्ड पार्टिकल्स आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो ये फॉर्मूला नया है, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो चलिए अब अगर आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपको एक तो दिया हुआ है 100 पर मिनट 60 डिग्री के एंगल से, तो आपको 90 डिग्री पर मिनट, 90 डिग्री के एंगल से जो एंगल स्कैटर्ड होगा पर मिनट में कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, सॉरी, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। और एन थीटा जो है अगर मैं यहाँ रखता हूँ, एन थीटा डिवाइड बाय थीटा बोले तो कितना, पहला थीटा कितना है 60, दूसरा 90, 90 वाला निकालना है तो 90 वाला निकालना है, उसको ऊपर रखो, 60 वाला नीचे रखो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ही, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 है। तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, एन 90 डिग्री, यहाँ ध्यान दीजिए, डिवाइड बाय एन 60 डिग्री इक्वल टू कितना
साइन की पावर 4, 60 डिग्री बाई 2 कितना रह जाएगा 30, और 90 है साइन रेस्ट पावर 4, 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45। ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन DSSB में आए हुए हैं तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री एंगल से कितने दिए हुए हैं 100 पर मिनट। तो इसको 100 वाले को वहाँ ले जाओ तो पर मिनट जो 90 डिग्री एंगल से स्कैटर्ड हुए वो आ जाएंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा ना। और 45 डिग्री होता है 1/√2, तो उसका जब आप 4th पावर करोगे तो कितना आएगा 1/√2 का 4th पावर करोगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा ना। पलट के ऊपर 4 हो जाएगा और ऊपर से ये 100 जो है ये वहाँ चला गया। ठीक है, तो ये 4 4 जा 16, तो ये आ गया 25 पर मिनट। हाँ ये तो होना ही था क्योंकि 90 डिग्री एंगल ज़्यादा हो गया ना, समझ रहे हो। तो 90 डिग्री के हिसाब से एंगल जो है स्कैटर हुआ है, स्कैटर यानी कि अल्फा पार्टिकल आया और ऐसे स्कैटर हो गया। और 60 डिग्री में क्या हुआ था कम हुआ था। तो 60 डिग्री यानी कि न्यूक्लियस से उतना ही दूर है, न्यूक्लियस से उतना ही दूर है गोल्ड के न्यूक्लियस से, उसका प्रभाव कम होगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए, कहीं ना कहीं आप न्यूमेरिकल करते हैं ना तो कहीं ना कहीं उसको वेरीफाई भी करने की कोशिश कीजिए कि क्या मेरा जो आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं वो सोच 1 मिनट लगता है बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि वो अप्रोच जा रहा है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके सामने अल्फा पार्टिकल का, और इसका जो एक चीज़ और भी लास्ट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, रदरफोर्ड के जो मॉडल के जो ड्रॉबैक रहा, डिस्कवरी तो यही रही थी कि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी थी, सबसे बड़ी बात तो ये थी। लेकिन जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का वो नंबर 1 तो ये था कि इन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को जो है वो ये नहीं बता पाए, क्योंकि अगर इस मॉडल को फॉलो करते तो एटम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया था। एटम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया कि इन्होंने कहा कि ठीक है पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन समथिंग नेगेटिव इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली, बट ये नहीं बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। एक चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट कर रहा है तो वो स्पाइरल पाथ में आएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पाइरल पाथ में आएगा। ठीक है ना भाई, स्पाइरल पाथ में आएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल आप पढ़ते आए हो कि चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशंस निकालता है, एनर्जी उसकी लगातार रेडिएशंस के रूप में कम होती रहती है। तो वो एक ही ऑर्बिट में तो कैसे घूम पाएगा, फिर एक ही ऑर्बिट में तो नहीं घूमता ना अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। तो जिसकी वजह से वो लास्ट में आके न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो फिर एटम की जो एग्जिस्टेंस है उस पर तो सवाल खड़ा हो गया ना। एक तो ये था कि इट कुड नॉट डिसाइड अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं तो दूसरा क्या था इसमें, दूसरा यही था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगातार जब स्पाइरल पाथ में रहेंगे तो उनकी एनर्जी लगातार रेडिएशन के रूप में निकलती रहेगी। तो लगातार बोले तो कंटिन्यूअस, समझ रहे हो, लगातार बोले तो कंटिन्यूअस एनर्जी निकलना। तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो डिस्क्रीट नहीं बनेगा, डिस्क्रीट बोले तो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना। तो ये एक ड्रॉबैक था, क्योंकि आपने बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है स्टेबिलिटी में, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में जो बेसिक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में भी आप देखते हैं बेसिक एलिमेंट है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम कब आता है, जब एक ऑर्बिट की एनर्जी, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है और वो वहाँ से जब डी एक्साइट या एक्साइट जब होता है तो उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। 2 तरह का होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया रदरफोर्ड के बारे में, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बोहर्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा जोर करिएगा और ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उसके और इसके PDF के जो क्वेश्चन हैं PDF में आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाया करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।